हेलो दोस्तों, कैसे आप। तो हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसमें से हमारी 6th एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट कर रखी है। अब ये ज्योग्राफी की 7th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो हम न्यू प्लस ओल्ड दोनों लेके चल रहे हैं, बट 7th क्लास की जो ये फर्स्ट चैप्टर है उसमें न्यू चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ओल्ड चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मैंने पहले पढ़ाया था जीव मंडल और वायुमंडल के बारे में उसी को रिपीट किया गया, तो हम उसको आज छोड़ के चलेंगे। सिर्फ ओनली हम लेके चलेंगे न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लीजिए, ये चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। इस चैप्टर में हम पूरी तरह भारत का भ्रमण करेंगे, इनकी पठार, इनकी जो मरुस्थल हैं, इनकी जो पहाड़ियाँ हैं, इन सब पर आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद कर्नाटक में ये सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट पेज पे दिया हुआ है ये जलप्रपात जो स्थित है कर्नाटक में और इसका नाम है जोग जलप्रपात। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। कर्नाटक में जोग जलप्रपात है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अध्याय का हम संक्षिप्त विवरण ले लेते हैं। सबसे पहले हम भारत जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के साथ साथ पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल है। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पहले एशिया हुआ करता था और भारतीय महाद्वीप जो है ये गोंडवाना लैंड का पहले हिस्सा हुआ करता था। ये बाद में जाके एशिया में टकराया है जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। इसको मैं बाद में बता रही हूँ, ये पहले आप समझ लीजिए। और ये जो भारतीय महाद्वीप था इसी का पार्ट है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये इसी का पार्ट है। ये एशिया का पार्ट नहीं था, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो अब भारत की जो भौतिक विशेषताओं के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद पहले पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद गंगा सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह। उसके बाद हम मेघालय के बारे में भी पढ़ेंगे, उत्तरी उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसकी वो आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है और इस चोटी की जो ऊंचाई होती है वो 8000 मीटर से भी अधिक है। इन्हें सामूहिक रूप से 8000 ही कहा जाता है, इंग्लिश में 8000 भी बोलते हैं। यह पर्वत श्रृंखला एशिया के 6 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैली हुई है। ये जो हिमालय है ये 7 देश हैं, हिमालय 7 देशों में फैली हुई है, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और ये जो हिमालय सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत हैं। उसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर भी कहा जाता है क्योंकि हिमालय पर हमेशा यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है और बर्फ़ हमेशा जमे होने के कारण मतलब पूरे वर्ष बर्फ़ जमे रहते हैं, इसलिए इनको एशिया का जल शिखर कहा जाता है। और हिमालय जो है बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे मंदिर, मठ भी स्थित है, इसलिए यह तीर्थ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत उपमहाद्वीप कैसे है। तो सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी पर जो भूमि वाला क्षेत्र हुआ करता था वो एक ही होता था, पूरा एक ही था, ये सारे अलग नहीं होते थे। उसके बाद जब यहाँ पे आधा हुआ तो यह ऊपर में चला गया नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाला भाग और नॉर्थ अमेरिका वाला भाग पहले ऊपर चला गया और नीचे में आ गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इधर नीचे अंटार्कटिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला पार्ट, ये सारे पार्ट अलग हो गए और ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ में चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंडिया, उसके बाद सब अलग अलग होने लगे। साउथ अमेरिका इधर अलग हो गया, नॉर्थ अमेरिका इधर अलग हुआ। उसके बाद अंटार्कटिका इधर
दक्षिण में चला गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया, और फिर अपना जो इंडिया है ये वाला, ये एशिया में जाके टकरा गया। और ये प्रक्रिया बहुत धीमी हुई है, बहुत सालों करोड़ों वर्षों लगे हैं ये होने में, ये अचानक नहीं हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर इधर नॉर्थ अमेरिका आ गया, इधर यूरेशिया, इसी में यूरोप, फिर यहाँ पे टूटा तो पानी तीन तरफ से घिर गया यूरोप वाले एरिया में, तो इसको यूरोप कहा जाता है। उसके बाद ये अफ्रीका, और यहाँ से इंडिया इधर आके टकरा गया एशिया में, और इधर अंटार्कटिका यहाँ पे आ गया, इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं जो भारतीय भूभाग थी वो 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जहाँ जो अफ्रीका के भी बीचों बीच से गुजरती है, उसके भी नीचे थी 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व भारत। उसके बाद 5.1 करोड़ वर्ष ये भूमध्य रेखा को टच करती है, और 3.1 करोड़ वर्ष पूर्व ये क्रॉस करती है भूमध्य रेखा को। उसके बाद 1 करोड़ वर्ष पूर्व जो है एशिया में जाके मिलती है। और जैसे ही ये जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो जब अंदर की जो मैग्मा होती है, अगर वो इस तरफ से प्रेशर लगाए तो धरती, अगर दो भूमि है और अंदर से जो मैग्मा ऐसे प्रेशर लगाए तो इन दोनों भूमि को टकरा देती है। यही हुआ है इंडिया के साथ। और उसके बाद ऐसे जाके टकराई तो यहाँ ये वाला भूमि और ये वाला भूमि ऊपर उठती है, और यही पहाड़ बनता है जो अभी हिमालय है, ठीक है, जो अभी वर्तमान में हिमालय के रूप में है। और हिमालय अभी भी यंग है, अभी भी। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि भारत आज भी बहुत धीमी से प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की तरफ बढ़ रहा है। अभी भारत की भूमि जो है, भारत की भूमि आज भी एशिया के भूमि को धक्का दे रही है, और 5 सेंटीमीटर हर वर्ष बढ़ रही है, जो आपके बालों के बढ़ने की दर से भी बहुत धीमी है। और हिमालय पर्वत प्रतिवर्ष धीरे धीरे लगभग 5 किलोमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है। 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से ये जो ऊंचाई है, इसकी हाइट 5 किलोमीटर आगे ऊपर बढ़ रही है, समझ सकते हैं। उसके बाद अब हिमालय के प्रकार देख लेते हैं। हिमालय जो है, सबसे पहले उत्तर में हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी जो है वो हिमाद्री है, जिसको बृहद हिमालय भी कहते हैं। ये सर्वाधिक ऊंचाई है, सर्वाधिक विकट है, बहुत विशाल है, और सबसे हाईएस्ट है। इसी में सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद कंचनजंगा जो यहीं पे पहली श्रेणी में ही स्थित है, उत्तरी श्रेणी में। उसके बाद पूरे समय ये हिम आच्छादित रहते हैं, यहाँ पे कोई मानव निवास नहीं है, यहाँ पे कोई जीवन नहीं है, यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। उसके बाद मध्य श्रेणी वाले एरिया में हिमाचल है, जिसको लघु हिमालय कहते हैं। ये यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है, मतलब उतनी मतलब बर्फ़ नहीं रहती है, थोड़ी कम रहती है बर्फ़। उसके बाद यहाँ पे समृद्ध जैव विविधता और मानव निवास के लिए उपयुक्त है। बर्फ़ कम होने के कारण, जैसे गर्मी के मौसम बर्फ़ थोड़ी कम हो जाती है, टेम्परेचर भी थोड़ी कम हो जाती है, बट ठंड में वैसे ही टेम्परेचर रहती है, और मानव निवास के लिए ये उपयुक्त है। यहाँ पे नैनीताल और मसूरी उत्तराखंड इलाके में है, और दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे आप जानते हैं कि जो इंडिया की ये वाले पार्ट है, यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे शिमला है और ऐसे जाता है, तो यहाँ पे जो आ जाते हैं पश्चिम बंगाल नीचे तक, ठीक है। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे बिहार, और यहाँ पे जो आ जाता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में नैनीताल और मसूरी, और दार्जिलिंग जो यहाँ पे होगा पश्चिम बंगाल में, और शिमला यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, इधर है हिमाचल प्रदेश जो शिमला कहलाती है, ये सिक्किम है। इसके बाद देख लेते हैं लास्ट श्रेणी है
शिवालिक, जिसको बाह्य हिमालय कहते हैं। इसमें घुमावदार पहाड़ियाँ और घने जंगल प्रसिद्ध हैं और गिरिपद और वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है, जो हिमालय और गंगा मैदान के बीच संक्रमण क्षेत्र का काम करता है। संक्रमण क्षेत्र मतलब यूँ कहे कि जैसे ऊपर हिमालय है और ये शिवालिक है और ये मैदान है, तो हिमालय और मैदान के बीच संक्रमण क्षेत्र का काम करता है। मतलब क्योंकि अगर नदी निकलती है तो सीधे हिमालय को थोड़ी ना इरोड कर देगी, वो शिवालिक को इरोड करती है, शिवालिक वाले एरिया को इरोड करती है और यहीं से तो इरोड होके ये मैदान बनी है। इसलिए ये शिवालिक वाला जो एरिया है इसको संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो ये है, ये भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के गोमुख, जिसको गाय का मुख से निकलती है। गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। यह हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। हिमनद मतलब हिमनदी, जो बर्फ़ पिघलती है तो उसे यहीं पे से पानी निकलता है, और ये यहाँ पे जल है और ये पहाड़ है और ये पहाड़ी एरिया है। तो जो है ये पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। गोमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा पथ है जो ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ पे फेमस है। उसके बाद तीर्थयात्रियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाला क्षेत्र। उसके बाद हिमालय शब्द का मीनिंग देख लेते हैं। संस्कृत में दो शब्दों अर्थात हिम और अर्थात बर्फ़ और आलय मतलब निवास, मतलब बर्फ़ का घर से कहा जाता है हिमालय को। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश की ये ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, में वनस्पतियों और जीवों का अत्यधिक विविधताएं पाई जाती है। इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। उद्यान की जैव विविधता को सरकार के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीण लोगों द्वारा भी संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो भी संरक्षित कर रहे हैं। उसके बाद हिमालय में जो हिमालय के जो घर बनाए जाते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ये जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के मिला के बनते हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक घर निर्माण की पद्धति, जिसको काठकुनी या धज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है, इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर और लकड़ी के समायोजन का उपयोग किया जाता है, जो न केवल घर को गर्म रखता है बल्कि हल्के भूकंप की स्थिति में भी क्षति से भी बचाता है। मतलब हिमालय क्षेत्र है तो भूकंप की भी संभावना बन सकती है, तो इसलिए भूकंप रोधी है। काठकुनी बोलते हैं या धज्जी देवरी। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र ये है। उसके बाद ये हिमालय में पाए जाने वाला हिमालयन मोनल नर पक्षी, ये पक्षी, और ये लद्दाख में बौद्ध मठ है, लद्दाख में स्थित बौद्ध मठ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित ब्यास नदी, ये देखिए यहाँ पे नदी प्रवाहित हो रही है ये हिमाचल में। उसके बाद ये हिम तेंदुआ है जो बर्फ़ में सर्वाइव करता है और हिमालय क्षेत्र के में स्थित एक बाज़ार में ये वहाँ का फसल। उसके बाद बुरांस, जिसको रोडोडेंड्रोन, इस पुष्प से एक विशेष प्रकार का शीतल पेय बनाया जाता है। ये पुष्प है वहाँ की। अब हम देखते हैं भारत में शीत मरुस्थल, लद्दाख वाली एरिया में। भारत में लद्दाख एक शीत मरुस्थल है जहाँ सर्दियों में तापमान जो होता है -30 डिग्री के भी नीचे चला जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि अगर बर्फ़ है तो ज़्यादा बर्फ़ बनी रहती है, तो वहाँ पे
टेम्परेचर ही नहीं है जो वहाँ वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल ही नहीं बनेंगे, या बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। तो वर्षा ना के बराबर होती है। भूभाग जो होता है ऊबड़ खाबड़ होता है, जिसमें चट्टानी क्षेत्र और गहरी घाटियाँ और पेंगोंग त्सो जैसी झील पाई जाती है। इसमें चट्टानी और घाटियाँ पाई जाती है, और पेंगोंग त्सो ये झील का नाम है लद्दाख की। यहाँ की भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे चंद्रभूमि कहते हैं। यहाँ की जो फेस्टिवल है, लोजर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल, लोजर त्यौहार और हेमिस त्यौहार। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ की जो भूमि है चंद्रमा की सतह की जैसी दिखाई देती है, इसलिए चंद्रभूमि कहते हैं। भूगर्भ शास्त्री इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं कि भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया तो पहाड़ मुड़ गए थे। यह मुड़ा हुआ भाग कभी महासागर का हिस्सा था, इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई। यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जैसे इंडिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो एशिया का जो तट होगा, यहाँ पे समुद्री तट होगा, और समुद्री तट पे जो होता है बालू रेत होती है। तो रेत जब ये यहाँ से टकराया होगा तो वो जो पहाड़ बनी उसमें रेत और चट्टान दोनों मिल के वो पहाड़ बनी। तो वही पहाड़ अभी लद्दाख में है, मतलब वो समुद्री रेत है और अभी चट्टान से मिलकर पहाड़ बन गया है। और समय के साथ जो है पवन और वर्षा ने पहाड़ों को अपर्दन कर इसे जिस आकार में बदल दिया उसे आप चित्र यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा ने इसको इरोड किया है, जिस वजह से ये चंद्रमा की भूमि जैसी देखा प्रतीत होती है। कठिन परिस्थितियों के होते हुए लद्दाख में हिम तेंदुए, आइबैक्स और तिब्बती मृग जैसे अद्वितीय वन्यजीवों का घर है, जैसे मैंने पहले देखी है। उसके बाद लद्दाख के जो लोग होते हैं सादा जीवन जीते हैं। यहाँ की प्राचीन बौद्ध मठों है और लोजर और हेमिस महोत्सव जैसे रंग बिरंग त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की फेमस लोजर और हेमिस त्यौहार है, नाम है इसका। उसके बाद यहाँ पे लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील है, जो खारा पानी के लिए प्रसिद्ध है। और खारा पानी इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो आप जानते हैं कि यहाँ की जो पहाड़ है वो रेत और चट्टान से मिलकर बनी है, तो इरोड हुआ होगा और यहाँ की खनिज इस पानी में मिल गई। खनिज मिलने से यहाँ पे ये जो पानी है वो खारा हो गया है। उसके बाद गंगा का मैदान देखते हैं। इस मैदान को हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ पोषित करती है, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली अपनी सहायक नदियों के व्यापक जल प्रवाह से इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिज तथा पोषक तत्वों से समृद्ध करती है। नदियाँ जल विद्युत उत्पादन का भी एक प्रमुख स्रोत है। नदियाँ जलोढ़ मिट्टियाँ लाती है, पहाड़ी शिवालिक क्षेत्रों से यहाँ पे बहती है, और यहाँ से बहुत सारी नदियों का नॉर्थ इंडिया में पूरा जाल बिछा हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टियाँ लाती है, और इस क्षेत्र की जो मुख्य फसलें वह धान, गेहूँ, गन्ना, जूट ये सब है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लकड़ी की डाली पर बैठा ये उत्तरी मैदानी ग्रे लंगूर है। इसको बोलते हैं ग्रे लंगूर, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के, यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखने का है, यहाँ की ये पॉइंट याद रखने का है कि ये जो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ की जो जीव का नाम है ग्रे लंगूर, ये जीव है। ये बाघ है जो विलुप्त के कगार पर थे, और बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर ने इनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण इसको संरक्षित किया जा रहा है अभी। उसके बाद एक वयस्क भारतीय घड़ियाल जिसकी लंबाई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी लंबाई जो होता है 2.5 से 4.5 मीटर की होती है, और ये सरीसृप विलुप्त होने के कगार पर।
ये जो घड़ियाल होता है मगरमच्छ, ये सरीसृप की प्रजाति की होती है। कानूनी रूप से इसका शिकार अथवा इसे क्षति पहुंचाना निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। इसका अभी क्षति पहुंचाना कानूनी रूप से अपराध है। यही मोर मोरनी जो हमारी राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद मरुस्थल देखते हैं, भारतीय मरुस्थल। यह भारत के पश्चिम में स्थित जो मानचित्र पीले रंग की दिखाई देती है। अब मानचित्र में देखोगे तो ये जो मरुस्थल वाला एरिया होता है वो पीले रंग की दिखाई देती है। सुनहरी रेत की टीलों एक ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र जिसे ऊपर खुला आसमान दिखाई देता है। यहाँ की रेत हवा से स्थानांतरित होकर पहाड़ जैसी आकृति बनाती है। यहाँ हवा चलती है तो जो रेत होते हैं उसको उड़ाकर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जिसकी हाइट जो होती है 150 मीटर तक पहुँच सकती है। 150 मीटर तक हाइट होती है। यह एक सूखा क्षेत्र है जो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। ये 4 राज्य में फैला हुआ है। और यहाँ आप जानते हो कि मरुस्थल को राजस्थान के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो ये मरुस्थल है ये पंजाब और गुजरात, हरियाणा में भी फैला हुआ है। यहाँ जो है दिन में अत्यधिक तापमान होती है और रात में अत्यधिक ठंड होता है, क्योंकि शाम होते और रात होते होते जो इसकी पूरी ऊष्मा निकल जाती है, जिससे बहुत ठंडी हो जाती है रात में, जो आवागमन को भी प्रभावित करती है। यहाँ की जीवन शैली, खान पान और पहनावा जो है इस क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुकूल ढल चुके हैं। यहाँ के जो परिवार हैं वो उनको जल लाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, दूरी तय करनी पड़ती है। और जल बचाने के लिए ये लोग बर्तन को स्वच्छ करने की पारंपरिक विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाता है जब तक वह साफ़ ना हो जाए। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है, मतलब उनको बर्तन को धोने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, रेत से ही उसको रगड़ के साफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद सींचने जैसे कार्यों के लिए, धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सींचने के कार्यों के लिए किया जाता है। इतना जल का मतलब संरक्षण किया जाता है। नल खुला छोड़े तो थार रेगिस्तान के लोगों को ये आपके लिए। उसके बाद राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण के उपायों में, जैसे टाका, ये टाका है जो बहुत नीचे तक खुदाई करके, और जब बारिश कभी होती है तो इसको ऊपर से यहाँ पे खोल दिया जाता है ताकि यहाँ बारिश के पानी जमा होती है इस टाका के अंदर। टाका या कुंड सम्मिलित है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये विशेष जल संग्रह विधियाँ वर्षा के जल को पीने के उद्देश्य से संचित किया जाता है। अभी अभी टीना डाबी जी को इन्हीं के लिए इसी टाका बनवाने और जल संरक्षण के लिए उन्हें प्राइज़ मिली है। उसके बाद यहाँ पे अरावली पर्वत देख लेते हैं। अरावली पर्वत जो है इंडिया में बहुत मतलब फेमस है, जो यहाँ पे ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, जो मरुस्थल के ठीक एक किनारे पर स्थित है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। अगर ये अरावली पर्वत नहीं होता तो ये मरुस्थल आगे भी बढ़ सकता था। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जिसकी आयु 2.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। बहुत वर्ष मतलब ये एशिया की सबसे पुरानी पर्वत है। इस श्रेणी का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो गुरु शिखर है, जो माउंट आबू एक हिल्स की एरिया है और इसमें गुरु शिखर एक इसकी सबसे ऊंची चोटी वाली जो हिल्स है वो गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। 1722 मीटर। अरावली की अधिकतर पहाड़ियाँ जो हिल्स होती है वो जिसकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच हुई होती है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। भौगोलिक दृष्टि से अरावली थार मरुस्थल के प्रसार डेजर्टिफिकेशन को पूर्व दिशा की ओर बढ़ने से रोकती है। यहाँ पाए जाने वाले जो खनिज हैं संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा, ये खनिज इस क्षेत्र में खनन तथा निर्माण गतिविधियों को आकर्षित करते हैं। ये यहाँ की पाए जाने वाली खनिज है। उसके बाद जो है 8वीं शताब्दी, ये हिस्ट्री है जो भारत के लोगों को जस्ता निकालने की उन्नत तकनीक का ज्ञान था। उसके बाद अरावली क्षेत्र में स्थित जो ऐतिहासिक किले हैं, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला और रणथंभौर किला,
ये है अरावली में कुंभलगढ़, ये किला जो ये पहाड़ों पे ही बनाया गया है। और ये किला जो है पहाड़ियों में स्थित शत्रुओं को रोकने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। अरावली का एक भाग जो इस श्रृंखला मरुस्थल थार मरुस्थल आरंभ होता है, ये है आपका, ये अरावली का एक भाग है। यहाँ पे इधर थार मरुस्थल होता है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब हम आगे इंडिया के जो इधर वाला है जिसको त्रिकोण बोलते हैं, इसके भारत का सबसे महत्वपूर्ण पठार जो है मध्य एवं दक्षिण भारत में स्थित त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीपीय पठार है जो अत्यंत पुरानी भूसंरचना मानी जाती है। और ये जो पठार है ये ज्वालामुखी या ऐसे चट्टानों से बनी होती है। पठार का मतलब जो ये पहाड़ है और ये मैदान है, तो इसके बीच की जो होती है संरचना जो ना तो समतल होती है और ना मतलब पहाड़ की तरह चोटी निकली हुई होती है, ये ऊबड़ खाबड़ भी होता है और ना ही समतल होता है, ऊबड़ खाबड़ जैसी इसकी भूमि होती है। उसके बाद इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, मतलब ये जो इंडिया का पार्ट है इधर तीनों तरफ से मतलब जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार। 3 जगह से जिसके पानी होते हैं उसको प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। ये जो पठार है इसमें 2 पर्वत श्रेणी है। पठार के तरफ दोनों साइड 2 पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से घिरा है। पश्चिमी घाट मतलब जैसे इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया के यहाँ पे पश्चिमी घाट है और यहाँ पे पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे और सतत रूप से फैले हुए हैं। पूर्वी घाट जो है अपेक्षाकृत कम ऊंचे हैं और तथा कई छोटे छोटे पर्वत खंडों में विभाजित हैं। इसका भी रीज़न है कि यहाँ पे जो इंडिया होती है, इंडिया के जो यहाँ पे ऊंचाई इसलिए है, यहाँ पे ऊंचाई है क्योंकि यहाँ से सारी नदियाँ इधर जाती है, अधिकांश नदियाँ इधर जाती है। तो ये नदियाँ जो है इधर की घाट असतत है, मतलब एक लाइन से नहीं है, खंड में बटा हुआ है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं इसको काट के और समुद्र में मिलती है तो खंड बन गया है। और इधर की नदियाँ ज़्यादातर नदी इधर नहीं जाती है, और जाती भी है तो इसी घाट से निकलती है और इधर ही चली जाती है। तो ये सतत है, मतलब पूरी तरह से ये टूटी हुई नहीं है, ये पूरी तरह से सतत है। और ये खंड में जो पूर्वी घाट ये खंड में विभाजित है और ये अधिक ऊंचाई पर है और ये जो है कम ऊंचाई पे है। उसके बाद नदियाँ जो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। ये सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पठार की ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। पठार की भी जो ढलान है कि पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्योंकि नदियाँ भी जो है वो पठारी जो जितने भी मिट्टी होंगे सबको निक्षेपित करके ले जाती है अपना बंगाल की खाड़ी तक, तो बहुत इरोड करती है, तो इसे ढलान भी उसी ओर है, इसलिए अधिकांश नदियाँ पूर्व दिशा में बहती है। जबकि नर्मदा और तापी जो है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, इधर से इधर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। यह पठार खनिजों, उपजाऊ मिट्टी और घने वनों से प्रसिद्ध है। आदिवासी समुदाय भी पाए जाते हैं इस पठार में। इन आदिवासी समुदायों में संथाल, गोंड, बेंगा, भील, कोरकू आदि प्रमुख जनजातियां निवास करती है। ये सब जनजातियाँ ये सब बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ की नदियाँ कठोर चट्टानी सतह पर बहने के कारण जलप्रपात बनाती है, जिसका उपयोग पर्यटन, विद्युत उत्पादन, सिंचाई के लिए किया जाता है। जैसे जलप्रपात कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे रॉक्स हैं और नदी ऐसे बहती है, तो हर जगह जो चट्टान होती है
वो सॉफ्ट मतलब हार्ड तो नहीं होती है ना, वो कहीं कहीं पे सॉफ्ट भी होती है। तो जहाँ पे यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे सॉफ्ट चट्टानें मतलब सॉफ्ट रॉक है, तो इसको इरोड कर देती है। और अगर इसको इरोड कर देगी तो ये जो अब नदी है, अगर यहाँ पे इरोड कर दी तो ये सीधे यहाँ पे से गिरने लगेगी नदी, तो ये जलप्रपात बन जाती है, झरना बन जाती है। और यहीं पे इसका फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं और ये पानी का प्रेशर पड़ता है, जिससे टरबाइन घूमती है तो बिजली बनती है। अब यहाँ पे पठार का एक परिभाषा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो अपने चारों ओर की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसकी सतह प्रायः समतल होती है और कुछ किनारों पर खड़ी ढाल की वाले होती है। अब पश्चिमी घाट जो है वो यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया है, पश्चिमी घाट। और वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, बहुत सारे वन्यजीव, अनेक नदियाँ प्रभावित होती है तथा यह क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण है। बहुत सारे नदी भी है, बहुत छोटे छोटे नदी हैं, जिसके कारण बहुत हरा भरा रहता है। और पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आदिवासी समुदाय, पश्चिमी घाट जैसे है पश्चिमी घाट, इसका उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आदिवासी जो समुदाय है वो कहाँ कहाँ रहती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, ये सारे राज्यों में आदिवासी फैले हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पश्चिमी तट पर स्थित भारत का ये तटीय चित्र है। उसके बाद पश्चिमी घाट में स्थित एक समान पूँछ वाला बानर, ये बानर है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है मकाक बानर है। और ये स्नेक सांप जो पश्चिमी घाट में किंग कोबरा। और यहाँ पे ये कोयला खदान वाला एरिया दिखाई दे रहा है, कोयला खदान, जो पठारी क्षेत्र में कोयले खदान जो ताप विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला ये कीटभक्षी पौधा जो कीट पतंगों को खाता है और चिपचिपे जाल का प्रयोग करके छोटे छोटे कीट पतंगों, एक्चुअली ये होता क्या है कि ये जो पौधा है, ये पौधा ऐसे होता है, तो अगर कोई कीट भक्षी मतलब इसको खाता नहीं है, ये जैसे ही अगर कोई कीट आया, अगर यहाँ पे बैठा कीट, तो इसको अपने मतलब इसमें चिपचिपा पदार्थ होती है इस पौधे में, और उस कीट को फंसा लेता है। फंसाने के बाद क्या करता है कि उसको फंस जाता है कीट और कभी निकल नहीं पाता है। उसको धीरे धीरे उस कीट की जो पोषण होती है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, अपने में वो पोषण ले लेता है, बस इतना ही करता है, खाता नहीं है। इसके मुंह थोड़ी बना होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण ये भी करता है। उसके बाद भारत की अद्वितीय तटरेखा, अब तटरेखा देख लेते हैं। घाट अलग होती है और तट अलग है, ये तटरेखा है भारत की। तटरेखा पर अनेक सुंदर तट, पुलिन, चट्टानी टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों पर सुनहरी रेत भी पाई जाती है, कुछ काली शैली भी पाई जाती है। द्वीप प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ जो कई घने जंगलों से ढके हुए हैं। और ये इसकी जो भारतीय तटरेखा की टोटल जो लेंथ है वो 7500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। भारत के पश्चिमी तट पर देख लेते हैं, दो तट, इधर वाले पश्चिमी तट को देखते पहले। पश्चिमी तट जो है फैला हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में। यहाँ की नदियाँ यहीं से निकलकर ये घाट से, पश्चिमी घाट जो है उधर से निकलती है और पश्चिमी तट पर मुहाने बनाती है, जिसको एस्चुरी का निर्माण करती है। मुहाने और डेल्टा ये दोनों अलग होते हैं। मुहाने को इंग्लिश में एस्चुरी और डेल्टा अलग होती है और मुहाने अलग होते हैं। उसके बाद एस्चुरी मुहाने क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है, जैसे डेल्टा ऐसे बनता है कि वो मिट्टी को इरोड करके ले जाता है, तो वो मिट्टी वाले ज़मीन से चलती है नदी, तो मिट्टी को इरोड करती है, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है, बहुत सारे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। लेकिन ये जो मुहाने के बनते हैं क्योंकि ये चट्टानी रास्तों से ही निकलती है नदी और चट्टान को ही इरोड करती है, और इसमें मिट्टी नहीं निकलता है, मिट्टी निकलता ही नहीं है, तो ये मुहाने ही बनाते हैं, सिर्फ सीधे जाके मिल जाती है अरब सागर में।
जिसमें नर्मदा तापी की मुहाने सबसे बड़ी है। इस तट पर यहाँ अनेक नगर और पतन है जिससे व्यापार होता है। पतन मतलब वो बंदरगाह। उसके बाद पूर्वी तट, ये है आपका पश्चिमी तट जो ऐसे होता है। पश्चिमी तट पे एक भाई, उसके बाद यहाँ पे देखिए और ये है आपका पूर्वी तट। ये पूर्वी तट जो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी यहाँ पे जैसे होता है, यहाँ पे बांग्लादेश है, उसके बाद ये इधर आता है। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे पूर्वी घाट, दोनों के बीच ये तट है, पूर्वी तट स्थित है, जो गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला है। यहाँ पे गंगा आती है, यहाँ पे गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से पूरा बंगाल होते हुए और बांग्लादेश होते हुए ज़्यादातर 50% भाग जो है वो डेल्टा बनाती है। और डेल्टा जिस क्षेत्र में बनाती है वहाँ एक सुंदरबन है जिसका भाग ज़्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल में है और उस थोड़ी भाग बांग्लादेश में भी है। तो वो जो सुंदरबन है वो मुख्यतः पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। इधर से जो आती है ये नदी यहाँ पे पूर्वी तट पे, तो ये सारी नदियाँ यहाँ पर डेल्टा बनाती है जो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि भी बनती है। चिल्का झील फेमस है, ओडिशा में है, और पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण झील बनाती है। ये सारी झील हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उपमहाद्वीप आते हैं जो समुद्र में स्थित है। भारत के 2 उपमहाद्वीप है प्रमुख। ऐसे तो बहुत सारे महाद्वीप है, छोटे छोटे है बहुत सारे, लेकिन 2 प्रमुख महाद्वीप है। एक अरब सागर में है, इधर अरब सागर में लक्षद्वीप है, और भारत के इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार है। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप समूह, ये द्वीपों का समूह है जो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। यहाँ पे केरल है, और केरल का जो तट है, केरल का जो ये तट है इसको मालाबार तट बोलते हैं, और उससे के समीप ही यहाँ पे स्थित है। और यह मूंगे कोरल से बने हैं जो 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप जो है छोटे छोटे 36 द्वीप हैं, और सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है। मानव भारत का एक विस्तृत समुद्री जल क्षेत्र का नियंत्रण करता है, क्योंकि ये छोटे छोटे आइलैंड है, तो छोटे छोटे आइलैंड पे ये इसके बगल वाले जो समुद्री भाग है वो उस पर भारत का ही अधिकार है, जिसमें उसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज और पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर मिलता है। उसके बाद आते हैं अंडमान और निकोबार पे। यह द्वीप समूह 500 से भी अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप समूह है, जिसमें 2 अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। इनको भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये द्वीप समूह जो है भारत की निगरानी में चौकियाँ की तरह है, क्योंकि ये जो यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे इधर बहुत सारे यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है, यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ पे हमारा अंडमान और निकोबार है, और यहाँ पे बांग्लादेश, बहुत सारे देश यहाँ पे भी हैं, इधर भी। तो ये अंडमान जो निकोबार है ये द्वीप समूह है। यहाँ पे बहुत सारे व्यापारिक मामले होते हैं, जैसे इधर उधर यहाँ पे भी व्यापारिक मामले होते हैं। तो यहाँ पे भारत को सभी देशों पर नज़र रखने में सहायता मिलती है, यहाँ पे निगरानी रखने में सहायता मिलती है। और यहाँ जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों की टाइम थी तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि हमारे क्रांतिकारी जो होते थे उन सबको यहीं पर
जेल में, यहाँ पे अंडमान निकोबार में एक जेल होता था जिसका नाम सेलुलर जेल है। ये स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे कठोर परिस्थितियों में सेलुलर जेल में कारावास में रखा गया था। और यहाँ पे पता है कि काला पानी की सजा दिया जाता था, वो यही था, सेलुलर जेल। ये उनके महान बलिदानों को याद दिलाने के लिए संरक्षित किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि लक्षद्वीप में स्थित प्रवाल भित्ति और अंडमान द्वीप समूह में भी प्रवाल भित्ति है। तो ये जो प्रवाल भित्ति आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि एक्चुअली होता है कि जैसे प्रवाल भित्ति ये इस टाइप की होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी पे क्या करता है कि ये खुद खाना नहीं बनाता है, ये किसी एल्गी को बोलता है। ये एल्गी इस पे आके रहती है यहाँ पे, और ये एल्गी प्रकाश संश्लेषण करती है, उससे ये अपना पोषण प्राप्त करता है। ये इस तरह का जीव है जिसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं। उसके बाद आपने बैरन द्वीप के नाम से सुना होगा। यह है अंडमान निकोबार की एक द्वीप, बैरन द्वीप। यहाँ पे कोई मानव निवास नहीं है। ये ज्वालामुखी के लिए फेमस है, बैरन द्वीप। यहाँ पे जो आज भी ज्वालामुखी सक्रिय है और कुछ कुछ दिनों पर यहाँ पे ज्वालामुखी निकलती है, ठीक है। और ये हमारा जहाज़ जिसकी ये जो हमेशा ये द्वीपों के आसपास चलती रहती है, जो ये हमारे अंडमान द्वीप समूह के पास भारतीय नौसेना की एक तैरती हुई छोटा सा पतन है जो निगरानी रखती है। उसके बाद हम आते हैं अब पश्चिम बंगाल की सुंदरबन डेल्टा की तरफ। जब हम द्वीपों के वापस हिमालय की पूर्वी भाग की ओर बंगाल की, मैंने बताई कि अभी जैसे यहाँ पे इंडिया की, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे गंगा और यमुना की मुहाने बनती है, और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनता है। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह डेल्टा में नदी, सागर और भूमि का अद्वितीय मिश्रण है। नदी भी है और इधर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, सागर भी है। उसके बाद लगभग आधा भाग जो है भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में। यह भी एक यूनेस्को धरोहर का स्थल है, ये यूनेस्को में शामिल है। सुंदरबन में जो है रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियों का आवास है। अब हम चलते हैं जो पूर्वोत्तर की जो पहाड़ी है, अब हम मेघालय की तरफ चलेंगे। अब जो है वहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, ये आपने देखा सुना होगा, मतलब हिस्ट्री में पढ़ा होगा कभी। यहाँ पे सबसे पहला बहुत पुराना है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। ये मेघालय पठार की ये पहाड़ियाँ अपनी हरियाली, भारी वर्षा और लुभावने जलप्रपातों के लिए भी जानी जाती है। यह विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। इसे अद्वितीय यहाँ पे भारी बारिश क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे गारो खासी पहाड़ियाँ हैं और ये इंडिया का जैसे ये पार्ट है। तो जैसे ही इधर से समुद्री की तरफ इधर से आती है बारिश वाली हवा, तो यहाँ पे पहाड़ से टकराती है और यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। सबसे पहले तो इधर ही आती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होता है। और यहीं पे मेघालय में एक स्थान है जहाँ पे एशिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, मानसून ड्राम, आपने सुना होगा। ये वाले पार्ट दोबारा आ गया। अब हम मेघालय की एक गांव के बारे में जानते हैं जो एशिया की सबसे स्वच्छ गांव है, जिसका नाम है मावली नांग गांव। ये एशिया की सबसे स्वच्छ गांव है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई प्लास्टिक चीज़ें यूज़ नहीं की जाती है। यहाँ पे बांस के कूड़ेदान पर्यावरणीय अनुकूल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह गाँव अपनी जीवित जड़ों की बने की, जैसे बरगद की पेड़ होती है तो वहाँ पे जड़ें लटकती है, उसी तरह पेड़ से जो जड़ें लटकती है वो धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है जड़ें, उसी को बांध के यहाँ पे पुल बनाया जाता है। इसी को बोलते हैं कि लिविंग रूट्स पुल, जीवित जड़ों से बने पुल। यह कई वर्षों द्वारा पेड़ों की जड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो है सेवन सिस्टर्स जलप्रपात, सेवन सिस्टर्स ये जलप्रपात है जो मेघालय में है। उसके बाद सात सुक मिनेसिम उत्सव, मेघालय की ये उत्सव है जिसका नाम है सात सुक मिनेसिम उत्सव, जो प्रकृति को आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है ये। और
चेरापूंजी जो है नौगरी गांव नौगरी याट गांव के समीप चेरापूंजी, ये और ये जो है पुल जीवित वाला लिविंग रूट्स पुल। अब हम ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ी थी, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिखी है। इसमें मैंने जितनी भी टॉपिक लिखी है मैंने सारे टॉपिक उस चैप्टर के कवर किए, बहुत शॉर्ट में मैंने लिखी है और ये एक तरह से नोट्स है। तो आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे एक बार इसी को एक बार देख लीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा काम की है। तो ये इसी पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।